नमस्कार दोस्तों, एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत गोयल। हम लोग आज आए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव पारस जी सकलेचा के पास। इनसे हम आज जानेंगे लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जनता के पास जा रही है और रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की क्या तैयारी और क्या मुद्दे लेके जनता के पास जा रहे हैं। तो आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं पारस जी सकलेचा के पास। नमस्कार दादा, आपका एजी न्यूज में स्वागत है। नमस्ते दादा, आप जनता के पास जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं जी। डेली आपके जनसंपर्क हो रहे हैं जी। तो आप जनता के पास किन मुद्दों को लेके जा तो रहे हैं? देखिए, मुख्य तो मुद्दे हमारे हैं कि जो हमने 5 वचन दिए हैं वो हमारे मुख्य मुद्दे हैं। दूसरा है 10 साल का मोदी का कार्यकाल कि इनकी उपलब्धि क्या रही। तीसरा मुद्दा है कि 20 साल का बीजेपी का कार्यकाल। और चौथा मुद्दा है कि इन 4 महीने के अंदर जो नई सरकार बीजेपी की बनी, जिसे इतना तीव्र बहुमत मिला, उसकी उपलब्धि क्या रही। इन सारे मुद्दों को हम जनता के बीच ले जा रहे हैं। और एक गंभीर प्रश्न हमारा रतलाम झाबुआ में यह रहा कि आपने पहले गुमान सिंह डामोर को सांसद का टिकट दिया, उन्हें सांसद बनाया। तब आपने बड़े वादे किए थे कि हम एक बहुत ही पढ़े लिखे इंजीनियर को हमने उम्मीदवार बनाया है और बहुत काम करेंगे, ऐसा वैसा सारी बातें आपने जनता को दी। मोदी जी ने संभाली थी, फिर आपने उसको टिकट काट दिया। तो आप ये तो सिद्ध हो गया कि आपने पहले जिसे सांसद का टिकट था वो फेल्यूर था जी। तो उसका टिकट काटा। और अब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति का टिकट काट के आपने एक कम पढ़ी लिखी महिला को टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये मुद्दों लेकर जा रहे हैं। क्या आप जनता के पास ये मुद्दा भी लेके आएंगे जो पूर्व जो अभी सिटिंग एमपी हैं गुमान सिंह डामोर जी, उनको लेके गए कि यार इन लोगों ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, या रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में इन लोगों ने कितना काम किया? जी 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 जी। उस मुद्दे के ऊपर आपने क्या किया? ये तो मुद्दा रहेगा कि भाई सांसद के रूप में उनका काम लगभग जीरो रहा, या जीरो के नेगेटिव भी बोल सकते हैं। मतलब खुद की सरकार इतने बहुमत वाली और कुछ काम नहीं करवा पाए, बल्कि जो स्वीकृत कार्य थे उनकी राशि भी जो स्वीकृत थी वो भी नहीं निकलवा पाए, तो ये बोले वो नेगेटिव है। और हमारे मानने से क्यों, उनकी पार्टी में माना कि आदमी नेगेटिव है, इसको टिकट दिया तो मीटर से हारेगा। हार तो अभी वाला उम्मीदवार भी रहा है, पर ये मीटर से हारेगा तो उसको ही उन्होंने हटा दिया। तो ये तो मुद्दा जनता खुद देख लेना, हमें क्या बोलना। अभी कांग्रेस के उम्मीदवार के ऊपर बात करें हाँ। तो कांतिलाल जी भी रोज अपने जनसंपर्क कर रहे हैं, हाँ। आम सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हाँ। जैसे कल की बात करें जी। कल उन्होंने एक जनता के बीच में वादा किया हाँ। कि हम 2 पत्नी वालों को 2 लाख रुपए देंगे हाँ। सालाना। हाँ। तो ये वादा वो कैसे पूरा करेंगे? देखिए, उसमें 1 लाख रुपए देने की बात है, उसमें पत्नी की तो बात ही नहीं है। नहीं, उनका नहीं, 2 पत्नी है जैसे मान लीजिए। देखिए, वो जो बात कह रहे थे शिवगढ़ में आदिवासियों के बीच, और आप शायद इस बात से प्रशांत से अच्छी तरह से वाकिफ है, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है आप भी, कि आदिवासी में बहुपत्नी विवाह है कानूनन मान्य। तो कानूनन मान्य है, तो वहां जब वो बात कहते हैं तो वो बात किस संदर्भ में, किस स्थान पर, ये देखना पड़ेगा ना। जब वो आदिवासियों के बीच में बात करे तो उसकी संस्कृति को ध्यान में रख के, उनके कल्चर को ध्यान में रख के, उनकी परंपरा को ध्यान में रख के बात कही जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा कि एक महिला को 1 लाख मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास 2 पत्नी है तो उनको भी 2 लाख मिलेंगे, तो उसमें कौन सी गलत बात हो गई? नहीं, पर आज हाँ। कांतिलाल जी ने उसके बारे में ये भी कह दिया हाँ। कि मैंने तो ये व्यंग में कहा था जी। तो फिर उनकी बात सही मानी जाएगी। मैंने एक आदिवासियों के बीच में किस रूप में बात कर रहे हैं, यही तो कह रहा हूं ना आपसे कि उनकी संस्कृति के रूप में बात कर रहे हैं कि भाई वहां जो लोग थे कहीं के 2 पत्नी है, कहा कि भाई इनकी 2 पत्नी है, उनको भी 2 मिलेंगे। तो इस रूप में बात कही, तो उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है भाई। अभी किसी के 1 बच्ची है तो उसको भी 1 लाख मिलेंगे, या 3 बच्चे है तो उसको 3 लाख मिलेंगे ना। 3 लड़कियां है तो हर महिला को 1 लाख देना है। और महिला 1 पत्नी है, शादीशुदा है, विधवा है, क्या त्यागता है, क्या है, तो वो तो मिलेंगे, सबको मिलेंगे, हर कोई मिलेंगे।
हम लोग प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें, हाँ। तो अभी कांग्रेस से काफी लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी में चले गए। हाँ। जैसे अभी हाल ही में इंदौर की बात करें, हाँ। अक्षय कांति जिनका नाम है, हाँ। जो कि उम्मीदवार भी थे भाजपा बीजेपी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे, हाँ, थे। और जो कि आखिरी दिन, जिस दिन नाम वापसी का आखिरी दिन था, उस दिन उन्होंने अपना नाम वापस लिया और बीजेपी में चले गए। जी, जी। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना और उसके पीछे के कारण को देखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहली बात तो ये प्रश्न गंभीर हमारे सामने प्रस्तुत है कि लोग कांग्रेस अगर छोड़ रहे हैं तो क्या छोड़ने के पीछे भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का, अपने प्रशासन का और अपनी गैर कानूनी नीतियों का दुरुपयोग करके, संस्थाओं का दुरुपयोग करके तो उनको नहीं छुड़वा रही है। जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में आप देखिए कि जिन लोगों ने गाय का मांस बेचा उनसे उन्होंने पैसे लिए, जिन लोगों ने सट्टा चलाया उनसे उन्होंने पैसे लिए, जो लोग बैंकों से फ्रॉड कर भाग गए देश छोड़कर उनसे उन्होंने पैसे लिए। तो ये सारी चीजों को अगर एक नजर से देखें, जैसे आज केजरीवाल जी साहब की जमानत हो गई, उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। तो ये सारी बातों को अगर क्लब करें हम एक साथ, तो ऐसा लगता है कि जो गए हैं उनको दबाव में, धोस में और आतंक में पार्टी छोड़ने के लिए विवश किया गया। और ये क्यों करना पड़ रहा? जब सुमित्रा महाजन इंदौर के अंदर इस प्रकार के कांति बम को भाजपा में लाने का विरोध करती है और एक पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, एक महिला नेत्री, एक बुद्धिमान नेत्री, सुसंस्कृत नेत्री जब कहती कि गलत हो रहा है, तो यह प्रश्न तो खड़ा होता है कि भाजपा कहीं गलत काम कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है, और जो जा रहे हैं उनकी मजबूरी कुछ भी नहीं होगी। पर एक इतिहास से कहता है कि किसी के जाने से उसके साथ उसके वोट नहीं जाते, उसके वोट नहीं जाते। और एक आदमी अगर वहां जा रहा है तो उससे 4 बीजेपी के लोग नाराज तो हो रहे ना कि भाई हम 25 साल से 50 साल से भाजपा का काम कर रहे हैं, ये आदमी हमारे सिर पे आके बैठ गया। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके सिर पे आके बैठ गया। 8 मंत्री जो किसी जमाने कांग्रेस में थे, आज वह भाजपा के अंदर मंत्री बन के बैठ गए। तो 8 बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तो अवसर गए। राजेंद्र पांडे 4 बार जीते हुए सड़क छाप जी। तो ये अवसर के तो उनको नाराज है, तो बड़ा स्वाभाविक है ना। तो ये जो हो रहा है, ये जो मोदी जी की लैंग्वेज बदल रही है, प्रचार करने के तरीके बदल रहे हैं, बौखलाहट दिख रही है, शब्दों में घबराहट दिख रही है, ये सब इसी का कारण है कि उन्होंने भाजपा को तहस नहस कर डाला और उसके आंतरिक संगठन को इतना जर्जर कर दिया और उससे घबराहट फैल गई सारा। दादा, जैसे आपने अभी अब लैंग्वेज की बात की, भाषा की बात की, तो अपने रतलाम झाबुआ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार और उनके सुपुत्र विक्रांत जी भूरिया, ये भी भाजपा उम्मीदवार के पति के ऊपर सीधा वार कर रहे हैं। तो ये कहां तक सही है कि एक दूसरे के ऊपर निजी टिप्पणी करना और निजी वार करना, निजी चीजों पे वार करना, ये कहां तक ठीक है? ये चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि राजनीति में निजी क्या होता है। कल से तो आदमी कह रहा कि एक आदमी ने बलात्कार किया तो उसका निजी मामला है, रमन्ना साहब जैसे भाजपा। तो निजी की कोई बात नहीं होती राजनीति। किसी को सीधा बोलना कि ये डाकू है, नहीं तो ये तो सीधा उसी के ऊपर हुआ ना। आप मेरी बात सुनिए, अगर वो ये बोल रहे हैं कि वो आदमी रेत माफिया है, वो आदमी शराब माफिया है, वो आदमी जमीन माफिया है, वो आदमी वन माफिया है, अगर वो बोल रहे हैं और अगर वो गलत होते तो वो प्रकरण कोर्ट में केस दर्ज करते हैं, चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं माननीय वन मंत्री जी। अब वो कुछ भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्योंकि उन्होंने भी जैसे विक्रांत जी ने सभा में बोला, वैसे उन्होंने भी सभा में बोला भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बोल देने के मेरा खानदान खत्म कर दूंगा, वही क्या मैंने देखा नहीं है। तो अब ये जो हो रहा है, विक्रांत ने तो बोला कि मैं जो बोल रहा हूं मेरे उसके पास प्रमाण है,
मैं उसकी सूची देने को तैयार हूं। उनको फिर कानून के हाथ में ये सूची देना चाहिए ना। नहीं तो कानून के हाथ में सूची देने की तो कोई प्रश्न ही नहीं होता ना भाई। चुनाव आयोग में तो जो आदमी जेल में जैसे पकड़े वो भी चुनाव लड़ सकता है, तो जनता को बताना है ना, कानून से क्या लेना। जहां कानून में देंगे वो क्या लगाएंगे जब, तो जनता के सामने भी कहाँ रखे हैं? नहीं जनता के सामने रखे। आप मीडिया पूछते हैं उनसे आपने आरोप लगा तो आपका प्रमाण क्या है तो बताते हैं। और अब इतना समय तो होता नहीं कि एक एक आदमी एक एक पेज दिखाए। उनका मेरे पास सूची है कि इसमें कितने प्रकरण है, तो ये सारी सूची है। और अगर हम गलत थे तो उनको कोर्ट में जाना था ना, क्यों नहीं गए? चुनाव में शिकायत क्यों नहीं की उन्होंने? दादा, एक रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए एक चीज बोली जाती है, जब भी उम्मीदवार चुना जाता है, चाहे वो भाजपा में चुना जाए चाहे वो कांग्रेस में चुना जाए, वो रतलाम से ना होके या तो झाबुआ से होता है अलीराजपुर से होता है, उसका रतलाम को कितना नुकसान होता है? नहीं देखिए, उसमें कोई नुकसान जैसी कोई बात नहीं है। हमारे देश की जो परंपरा है, ये लोग जो इसका नीति है चुनाव आयोग की, कि एक लोकसभा सीट में लगभग शहरों की बात करें, महानगरों की बात अलग होती है, 8 विधानसभा है एक लोग, और जनरली सभी दूर यही है, मुंबई में भी यही है, इंदौर में भी यही 8 विधानसभा है। तो किसी एक विधानसभा का तो आदमी होगा, पर जो आदमी चुना जाता है वो जो नीतियां बनाता है केंद्र लेवल की, देखिए केंद्र और राज्य के अधिकार अलग अलग है। केंद्र की जो नीति बनती है वो किसी क्षेत्र विशेष के साथ साथ पूरे प्रदेश को और पूरे एरिया को लेकर बनती है, तो इससे पक्षपात जैसी कोई बात नहीं होती। नीति अगर रेल बना लाएंगे तो जो रेल इंदौर से दाहोद जाएगी या रतलाम से डूंगरपुर जाएगी, बांसवाड़ा होते हुए तो सबको लाभान्वित करेगी। अगर एक मेडिकल कॉलेज अगर कांतिलाल जी भूरिया खुलवाते हैं तो मेडिकल कॉलेज एक ऐसा थोड़ी रतलाम के लड़के पढ़ेंगे, पूरे प्रदेश के लड़के पढ़ेंगे, पूरे जिले के लोग उसमें करेंगे। तो ये जो केंद्र सरकार की जो नीति है वो सब जगह स्वाभाविक रूप से लाभ देती है, इसलिए कोई उसमें पक्षपात करा के करेंगे कांतिलाल जी वहां से जीतेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि कांतिलाल जी तो पहले भी 3 या 4 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार रह चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर भी यही आरोप लगता है, और भाजपा के जो गुमान सिंह जी हैं उनके ऊपर भी यही आरोप लगता है कि रतलाम को ये ठीक से देखते नहीं है, रतलाम के लिए कुछ करते नहीं है। तो इस बार कांतिलाल जी क्या चीज लेके जाएंगे रतलाम की जनता के पास कि जीतने के बाद वो रतलाम को ये देंगे? देखिए, ये आरोप मतलब मेरे हिसाब से इस आरोप में कोई दम नहीं है। कांतिलाल जी ने कुछ नहीं किया। कांतिलाल जी ने अपने जमाने में बहुत काम किया, और जो राज्य सरकार को देखिए 2 प्रकार से फंड मिलता है। एक तो जो जीएसटी का जो प्रतिशत है, कुछ जमाने में जो टैक्स था उसका परसेंटेज, अब जीएसटी हो गया, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सेंट्रल है, उसमें जो गवर्नमेंट कलेक्शन टोटल है उसमें से जो स्टेट का परसेंटेज है जो नीति आयोग तय करता है वो बराबर मिलता है। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होता है जिसमें अतिरिक्त पैसा मिलता है। कांतिलाल जी जब केंद्र में थे और जब सत्ता में भी रहे, सत्ता के पक्ष में भी रहे, तो इन्होंने बराबर इस शहर के लिए, पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए लाए। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दिलवाई और उसका 200 करोड़ रुपए का दिया उन्होंने कि 200 करोड़ रुपए उन्होंने देंगे। रतलाम डूंगरपुर उन्होंने रेल लाइन की दी, उसके लिए उन्होंने पैसे दिलवाए। इसके प्रोजेक्ट तो उन पैसे में काम नहीं हुआ। फिर इन्होंने, आपने देखिए जब कांतिलाल जी थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब एक दिल्ली मुंबई फ्रंट कॉरिडोर एक स्वीकृत हुआ था जापान के सहयोग से। इस सरकार ने उसको फेल कर दिया, इस सरकार ने उसको होने नहीं दिया। फिर उसके बाद में अन्य प्रोजेक्ट आए, तो कई प्रोजेक्ट कांतिलाल जी लाए, वो कुछ हुए और कुछ इन्होंने होने नहीं दिए, तो रहेंगे। गुमान सिंह जी मोर है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उन्होंने धरातल पे एक प्रोजेक्ट नहीं लाया। कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे लगे कि एक सांसद ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर ये सही होता कि उन्होंने काम किया होता तो पार्टी टिकट क्यों काटती, हमें क्या कहने की जरूरत है जी। अब हम लोग प्रदेश की राजनीति में बात करें कि भाजपा से पीएम नरेंद्र मोदी, ये इस बार इन लोगों ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। तो शिवराज जी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें हम लोग जीत के मोदी जी को गिफ्ट करेंगे। तो प्रदेश में क्या 29 की 29 सीटें जीत पाएंगे? कितने इनके चांस है, या कांग्रेस कहां तक रोक पाएगी इनको? देखिए 29 में से ये 29 की तो बात छोड़े, ये 12-15 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये कोई मैं अपनी पूर्वाग्रह किसी होके नहीं बोल रहा हूं, जो परिदृश्य नजर आ रहा है कि
जिस प्रकार से देश में जो हालात हो रहे हैं, वो वोटर की खामोशी, मैं भी लगातार 1 महीने से चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूं, तो जो वोटर की खामोशी है कि अगर कहीं एक जगह कोई टीवी चैनल की डिबेट में मोदी मोदी के नाम से नारे लगे, तो दूसरी तरफ गुस्से में दूर खड़े लोग पत्थर फेंके। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उचित किया, लेकिन वो पत्थर फेंका गया, मतलब ये दिख रहा कहीं लोग अब उस नारे से खुश नहीं है। तो ये स्थिति दिख रही है। मोदी जी की सभा में लगातार भीड़ कम होती चली जा रही है, मोदी जी की भाषा में निरंतर गिरावट होती चली जा रही है, और उनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल से जनता में जो नाराजगी बढ़ी है, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, विदेश नीति, हमारे देश के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हमारे देश का फेलियर होना, और कैपिटल गेन को कम करके पूंजीपतियों को लाभ देना, एमपीए में 16 लाख करोड़ रुपए माफ करना, गरीबों को कोई छूट नहीं देना, और यहां तक कि गरीबों को, जब गरीब बेरोजगार को योजना के लिए लोन लेता है, स्कीम डालता है, तो उसको देना, सब्सिडी भी नहीं देना 3 साल से। तो ऐसा लगता है कहीं कहीं सरकार फेलियर है। और यही बात स्टेट गवर्नमेंट की है। लाडली बहना इन्होंने शुरू की, चुनाव जीतने में बड़ा फैक्टर रहा है, और रतलाम में भी रहा। रतलाम में 40,000 लाडली बहना है। अब एक 40,000 लाडली बहना, एक परिवार में 4, तो 1,60,000 वोट तो लाडली बहना के गिरे कब होंगे, जैसे परसेंटेज वाइज। तो ये रहा। अब लाडली बहना में 3,000 देंगे, नहीं दिए, 1250 दिए। उसके बाद फिर इन्होंने उसमें जो 18 साल को जो प्राप्त कर रही है बच्ची है, 18 साल की उनको प्राप्त कर रही है, उनका नाम लिखना बंद कर दिया। आज 5 महीने हो गए। और जो 60 साल की हो गई महिला, उसके नाम काटना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र। हर ये जो पैसा है किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है, देश का पैसा है, प्रदेश का पैसा है, एक नीति के तरह बांट रहे। अब उस पैसे को आप एक नीति की तरह बांट रहे, तो जब आपने कहा कि 18 साल कोई लड़की प्राप्त करती उम्र पे, तो उसको राज्य की ओर से 1,250 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, तो लाडली बहना। अब जो लड़की आज 18 साल को प्राप्त कर रही है, उसको अधिकार ही नहीं है। 5 महीने से आपने लाडली बहना में नाम लिखना बंद कर दिया। वो 5 महीने में आपने 13 लाख महिलाओं के नाम काट दिए जो 60 साल की उम्र के हो गए। 1,31 लाख महिलाएं लाडली बहना में पात्र थी प्रारंभ में, जब इन्होंने जून में शुरू की थी। आज वो संख्या घट के 1,12,000 भी नहीं बची, 19 लाख नाम काट दिए। तो आप धोखा कर रहे हैं। पात्र को पैसा नहीं दे रहा, उनका हक है, किसी का निजी पैसा नहीं है, किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है। इस देश की संपत्ति में उनका भी उतना ही हिस्सा है जितना दूसरों का है। तो आप उनको उनका हक नहीं दे रहे जी। तो ये फेलियर है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? बलात्कार रोज, भोपाल तो क्राइम पॉलिटिक्स बन गया, क्राइम कैपिटल बन गया भोपाल। तो रोज अपराध, रोज बलात्कार, रोज मर्डर, रोज सुसाइड, लोग पेड़ों में कट रहे। तो दादा जैसे रतलाम की अगर बात करें, आज भी पूर्व सीएम रतलाम जिले में है शिवराज सिंह जी। हाँ, कल कैबिनेट मंत्री विजय वर्गीय जी भी थे। हाँ, चेतन जी तो ऑलरेडी है ही हैं। हाँ, और कल सीएम का रोड शो है हाँ, रतलाम में। हाँ। तो इन सबको देख के आप क्या बोलेंगे कि रतलाम में इतना क्यों जोर लगा रहे हैं? देखिए, रतलाम में माननीय सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री है। हाँ। 5 महीने हो गए, कोई काम नहीं किया। दर्शन को भी लोग तरस जाते हैं, कभी बस वो फोटो देख लेते हैं मीडिया में के साहब है, बस बाकी तो मिलना जुलना तो उनका है नहीं। ये बात सबको पता है, ऐसा नहीं कि बात किसी को नहीं पता है। एक मंत्री यहां रहे और इतने लंबे मार्जिन से जीते हुआ, वहां पर इतने नेताओं को आने की जरूरत क्या? ये इसलिए जरूरत पड़ रही है कि उनको विश्वास है कि यह आदमी षड्यंत्र से जीता है, वास्तव में नहीं जीता। और वास्तव में अगर उन लोगों ने यहां आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे कि उन्हें लग रहा है कि यहां हालात पतली है, इस शहर में हम कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं।
तो ये सारी स्थिति क्यों? भाई मेरा तो माननीय चेतन जी से पूछो ना कि आप इतने दमदार अपने आप को मानते, इतने दमदार अपने आप को मानते कि इतने से जीतूंगा, इतने से जीतूंगा, अपना 80,000 पार, 1 लाख पार, तो 1 लाख पार में इतने लोगों को आने की जरूरत क्या पड़ रही है? दूसरी जगह जाए ना। आदरणीय शिवराज जी मेरे अच्छे मित्र है, यहां क्यों आ रहा है? अरे ये तो 1 लाख पार यही ला रहा है चेतन जी, तो आप दूसरी जगह जाओ। मोहनिया में मेरे अच्छे मित्र हमारे साथ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, मेरा उनसे कहना भाई तो 1 लाख पार ला रहे हैं आपको, आपका उद्योग मंत्री, आप काय को टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप दूसरी जगह जाओ ना, वो सीट संभालो, काय को रतलाम में रोड शो कर रहे हो? रतलाम में मुख्यमंत्री का रोड शो, पूर्व मुख्यमंत्री का 2-2 रात, 2-2 दिन, 1-2 दिन और 1 रात रहना, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं खतरा है। वो जो जीते हैं वो षड्यंत्र से जीते हैं, मशीनों से जीते हैं। दादा, हमारा अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश में 29 में से कांग्रेस कितना लेके आ रही है और बीजेपी कितनी सीट लेके जा रही है? देखिए, मैं शुरू में कहा कि बीजेपी में अभी आज की तारीख में सिक्का खड़ा है। अगर 29 सीट है तो हम लगभग 15 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं और बाकी सीटें वो उनकी है, ये आप पक्का मान के चलिए। अब आप सीटों के नाम भी पूछोगे मेरे से कि आप 15 जीते तो आप कौन कौन से जीत रहे हैं? पर ये सीटों के नाम 2, 4, 5 के बताए जा सकते हैं, बाकी के लिए राजनीति अनसर्टन है। 15 इसलिए जीतने के माहौल आप देख रहे हैं, सट्टा मार्केट में लगातार डाउनफॉल, शेयर मार्केट में लगातार डाउनफॉल, और मोदी जी का अपने मित्रों को लेकर राहुल जी के साथ केदार के टेम्पो में नोट भेजे हैं। कितने मिले राहुल जी, आप बताओ तो सही। अब ये सब ये दिखा रहा है कि मोदी जी गिरते चले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में इसलिए गिर रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे मध्य प्रदेश में इतना डाउनफॉल क्यों हो रहा? 50% सीटें की धुक हो रहे, बड़ी उम्मीद से वोट दिया था 5 बार, ठीक है, लोगों ने 166 सीट जब के वोट दिया, बराबर, चाहे मशीनों से लाया कैसे ला दिया, लाडली बहना के नाम पे दिया। अब आप सोचिए कि 1,31,00,000 लाडली बहना और एक परिवार में 4 वोट, तो कितने हो गए? 4 से गुणा करें तो 5,20,00,000 वोट तो लाडली बहना कहते हो गए। उनके साथ धोखा हो रहा, छल हो रहा, 3,000 उनको दे नहीं रहे, तो ये स्थिति उनके लिए खराब बनी। एक, शिवराज जी ने अच्छे तरीके से प्रचार करके सरकार को जिताया, उनको क्यों हटाया? ये भी उनके लिए गलत बना। लोगों को लगा कि हमने उसको वोट दिया शिवराज के नाम पे, उसको हटा दिया होते। मोहन यादव को बनाया, अच्छी बात है, आपकी पार्टी, आपका आंतरिक संगठन, आप किसी को बनाए, इट इज योर राइट, बार हमें कोई आपत्ति नहीं। 5 महीने की सरकार आपकी क्या उपलब्धि रही मोहन यादव जी की? मेरा बड़ा उनसे, आप स्टूडेंट लीडर भी रहे, आप अन्य क्षेत्र में भी नेता रहे, आपकी उपलब्धि क्या? हमारा स्कूल एजुकेशन, हमारा हायर एजुकेशन, हमारा और प्रोफेशनल एजुकेशन, सबका सब धराम से नीचे क्यों? हमारे यहां शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, महिला मृत्यु दर, गर्भवती महिला धराम, सब धराम नीचे से। हमारे आम आदमी की इनकम धराम। तो मेरा मोहन यादव जी से ये प्रश्न है कि भाई कानून, गृह मंत्री आपके पास है, गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय की जो दुर्दशा हो रही है, आप देखो बेनवार हो रही है। रतलाम जैसे में एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहता कि रतलाम में 5 गेम काम कर रही है, केसरिया, सावरिया, आजाद, विश्वास, कि अब आप सोचो इस शहर में अगर 5 गेम काम कर रही है तो पूरे प्रदेश की क्या हालत है? वो कैसे जी रहा है? वो भ्रष्टाचार रतलाम में तो राजीव गांधी स्ट्रीट सेंटर, सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार है, मैं उजागर करूंगा उसको तो एक दिन समय, अभी क्योंकि चुनाव की आचार संहिता है, पर इंदौर में तो उजागर होगा। 117 करोड़ रुपया, 1 रुपया नहीं लगा जमीन पे और पैसा निकल गया। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? क्या होगा? किस सरकार की देर है? ये कह रहे हमने पकड़ा, अरे पकड़ा पर किया किसने? चोरी तो तुम कर रहे हो, चोरी का बाल तुम मेरे पकड़ा, इसने पकड़ा के लोगों ने उजागर कर दिया, तुमने तो अब्दुल ने थोड़ी पकड़ा, भाई जनता ने उजागर किया, हमारे से 31 लोगों ने उजागर किया, हमने लाके दिया, आपको बताया, तो आपने उजागर किया, तो आपने पहले तो बोला 17 करोड़ का, खोलते 150 करोड़ हो गया, और अभी खोलते 300 करोड़ हो जाएगा। तो ये तो उजागर किया, आपने क्या पकड़ा? और पकड़ा तो आपने किस अफसर को जिम्मेदार बनाया, किस नेता को जिम्मेदार बनाया? जिस शराब
की नीति को लेकर आपने केजरीवाल को जेल में डाला, वो तब समझ नहीं आया आपको। मैं प्रशांत भाई, नितिन मध्य प्रदेश में शराब की नीति बनाने में इससे बड़े घोटाले हुए 5-5 हजार करोड़ के। मेरे विधानसभा के दोस्तों ने पत्र में लगाया 5-5 हजार करोड़ के, लेकिन इनकी सरकार है उस आदमी को बिना किसी प्रमाण के जेल में डाल दिया। तो इधर घोटाले पे हम बोलते तो नहीं, व्यापक घोटाला, जांच तक नहीं कर रहे। मंसूर गोली कांड रिपोर्ट तक विधानसभा पकड़ के नहीं रख रहे, क्या बोल लूट रहे हैं। 5-5 गुना लेबर नया गांव रोड पर वसूल कर चुके, 5-5 गुना पैसे, आज तक उसको बंद करने की बात नहीं करता है। तो इससे क्या शर्मनाक बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। जितने भी सवाल आपसे किए उनके सभी के बेबाक जवाब दिए आपने। आपके सवाल ही बहुत अच्छे, मुझे परेशान नहीं एजी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पारस सकलेचा। धन्यवाद।